नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और चर्चा करने के लिए आज राजस्थान की सियासत से बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दा है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष और दिग्गज कांग्रेसी नेता रामेश्वर लाल डूडी एक बड़ा किसान सम्मेलन कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र नोखा में। खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा उस किसान सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। अब सवाल है कि कुछ समय पहले अशोक गहलोत पर अच्छे तरीके से मुखर रामेश्वर लाल डूडी की क्या अशोक गहलोत से रिश्तों में जमी जो बर्फ है वो अब पिघल चुकी है या फिर वो सचिन पायलट के खिलाफ हो चुके हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगला मुद्दा है कि पायलट गुट के एक विधायक है राकेश पारिक, उन्होंने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्दी सरकार के खिलाफ धरना देने वाले हैं। धरना तो माली समाज का भी चल रहा है आरक्षण को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार उस पर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई दे रही है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदवत। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल, क्या अशोक गहलोत और रामेश्वर डूडी के रिश्तों में जो जमी बर्फ है वो पिघल चुकी है? ये रामेश्वर डूडी जो पिछली बार प्रतिपक्ष थे, कांग्रेस ने पिछले वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 5 साल पूरा संघर्ष किया था। तो ये प्रतिपक्ष में यानी सदन में रामेश्वर डूडी मुखर रहे, सड़क पे सचिन पायलट का परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन चुनाव टिकट वितरण के समय में सचिन पायलट और डूडी के बीच थोड़ा सा खिंचाव आना शुरू हुआ। फिर सरकार बनी, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत जग जाहिर है। 2019 में जब अशोक गहलोत के बेटे लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए और उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था कि वो खबरों में बने रहे, चर्चा में बने रहे और उनका राजनीतिक भविष्य जो है उसकी भ्रूण हत्या न हो जाए, इसलिए उन्हें आरसीए का चेयरमैन बनाया गया। तो आरसीए का चेयरमैन बनाने में बड़ी भूमिका सीपी जोशी की रही, निश्चित तौर पर, जो संरक्षक हैं। ठीक बात है। तो डूडी उस समय खिलाफ आए थे अशोक गहलोत के, ऐसा माना जा रहा था कि ये पायलट के समर्थक हैं। लेकिन डूडी ने स्टैंड कई बार बदला है। मतलब आप ये देखिए, पहले वो प्रतिपक्ष नेता थे, फिर सीएम के दावेदारों में शामिल हुए अशोक गहलोत। हाँ, फिर वो अभी हाल ही में उनका बयान देखें जाट महासम्मेलन में, जिनमें उन्होंने खुले तौर पे ये कहा कि हम जाट सीएम चाहते हैं, नंबर 2 से काम नहीं चलेगा। नागौर के एक नेता ने ये कहा था कि हमें 1 नंबर तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो रामेश्वर डूडी वहां खुला ऐलान कर आए कि हमें जाट सीएम ही चाहिए। तो ऐसे में उनकी छवि अब एक हार्डकोर कांग्रेस नेता की बजाय आप उन्हें कहेंगे कि कांग्रेस में सक्रिय जाट नेता की है। जाट वोट बैंक चूंकि हनुमान बेनीवाल की ओर मूव हो रहा है और डोटासरा एक सॉफ्ट छवि बनाने के प्रयासों में लगे रहे, ऐसे में वो जाट समाज के लीडर भी नहीं हो पाए। तो ये डूडी का जो ये बयान आया, उसके बाद कई लोगों को लगा कि भाई ये तो कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि जाट वोट जो खिसक रहा है उनके हाथ से, वो डूडी के माध्यम से आ सकता है। और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन, बहुत स्पेस दिया गया था, तो उसमें उनको अच्छा सा स्पेस दिया गया। नहीं प्रदीप जी, सवाल ये है कि रामेश्वर लाल डूडी थे नेता प्रतिपक्ष, सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे, दोनों राजस्थान में एक सदन में संघर्ष कर रहा था, एक सड़क पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी। अशोक गहलोत बतौर एआईसीसी के महासचिव बाहर थे और उस समय ऐसी बातें चलती थी कि दोनों की अच्छी ट्यूनिंग है, सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी की। अब सवाल है कि जब रिजल्ट आया उसमें अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी मिली, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली, गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री बनाए गए, उसके बाद में सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष। रामेश्वर डूडी एकमात्र ऐसे कद्दावर नेता थे जिनको कुछ नहीं मिला, बल्कि उनकी खुद की सीट चली गई। तो उसको लेकर उन डूडी में एक बड़ा असंतोष था, वो उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते थे और सचिन पायलट में ठंडे बस्ते में भी डाले गए। उनको अभी मिनिस्टर का दर्जा है। ये अभी बाद में जब अशोक गहलोत को जब लगा कि रामेश्वर डूडी को कहीं ना कहीं एक्टिव करना चाहिए, ये प्रयास किया गया कि रामेश्वर डूडी पहले तो सीएम की दावेदारी करें। सीएम की दावेदारी करते ही सचिन पायलट खेमे से थोड़ी सी उनकी, क्योंकि वो खेमा चाहता कि सचिन पायलट सीएम बने, वो अभी भी चाहता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रायंगल माहौल शुरू हुआ और एक पेच फंसा कि सीएम कौन होगा। अशोक गहलोत का तब तक सीएम दावेदार में नाम नहीं था। अशोक गहलोत जो है वो केंद्र में संगठन की राजनीति में संगठन महासचिव जैसे बड़े अहम पद पे थे। तो ये हुआ कि राजस्थान में सीएम को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो जादू भी ऐसा माना जा रहा है कि जादूगर की ओर से ही चलाया गया था और उसमें ये रामेश्वर डूडी की बलि सबसे पहले चली। ठीक है। उसके बाद में
उनके साथ निश्चित तौर पे खेल हुआ। प्रतिपक्ष नेता थे तो सरकार में बहुत सारे, आप फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन प्रद्युमन सिंह को बना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, जो राजनीतिक जानकार वो कहते हैं कि रामेश्वर डूडी ने बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर जल्दबाजी की और टिकट वितरण को लेकर उन्होंने जिस तरह के पेज फंसाए, बीकानेर में उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया। देखिए, ये तो अखबारी रूमर्स हैं। अपने क्षेत्र में आज प्रतिपक्ष नेता 18-20 सीटों के साथ में संघर्ष कर रहा है, 5 साल आपकी पार्टी को डिफेंड कर रहा है, तो कुछ तो अपेक्षाएं रखेगा। और निश्चित तौर पे सीएम बनने की डिमांड अगर डेमोक्रेसी में नहीं होगी या किसी पद पे पहुंचने की डिमांड नहीं होगी तो फिर क्यों कर रहा है व्यक्ति? ये तो राजनीति की हकीकत है। तो रामेश्वर डूडी अपनी डिमांड में सही थे, बाद में वो चुनाव हार गए, ये अलग बात है। चुनाव जीतते तो कुछ और परिस्थितियां होती। हो सकता है कि जिस पद पे आज लालचंद कटारिया हैं मंत्री, उस लेवल का, या उन्हें होम मिनिस्टर जैसा दायित्व दिया जाता। लेकिन मंत्रिमंडल में तो इसलिए नहीं आ पाए, पद कब वितरित होने शुरू हुए? जब लोकसभा चुनाव समाप्त हुए, लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद आरसीए वाला चुनाव, तो उसमें रामेश्वर डूडी ने थोड़ी अदावत सचिन पायलट खेमे से थोड़ी सी दूरियां हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। तो रामेश्वर डूडी ने फिर एक शब्द का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री के लिए कि वो धृतराष्ट्र हैं आरसीए चुनाव में। और उसके बाद में स्थितियां जो है, तो हनुमान बेनीवाल साथ आगे थे रामेश्वर। हाँ, तो फिर रामेश्वर डूडी जो है वो छिटक गए। पायलट खेमे के हाथ में नहीं रहा हूं मैं कोई पद दिलाना। बाद में कई सारे ये परिस्थितियां बनी, लेकिन अभी जो ये इनका जो किसान सम्मेलन आज जसरासर में हुआ, वहां सीएम पहुंचे और जसरासर में उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की है। सीएम पहले महंगाई राहत कैंप गए, ये दिखाने के लिए कि भाई मेरा पहला उद्देश्य महंगाई राहत है ना, और दूसरा जो है वहां जाने के लिए। मैं जिस सब्जेक्ट पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, 4 साल तक रामेश्वर डूडी अशोक गहलोत के साथ नहीं दिखते हैं, अचानक ऐसा? अरे सर, उनको पद दिया है ना, कैसे साथ नहीं है? आप ये देखिए कि उनको कैबिनेट का दिया गया है पद, और निश्चित तौर पर उनके काम हो रहे हैं सारे। वो सचिन पायलट का खेमा छोड़ चुके हैं जी, साफ तौर पे आप ये देखिए। वो अपना स्टैंड बदलते रहे हैं, लेकिन अब क्लियरली वो सचिन पायलट का खेमा छोड़ चुके हैं, अशोक गहलोत की टीम में है वो। आज पायलट खेमे के किसी भी नेता को वहां नहीं बुलाया गया है। टीम बीकानेर में भी है, गंगानगर में भी है, नागौर में भी पायलट खेमे के नेता हैं। मास्टर स्ट्रोक माना जाना चाहिए अशोक गहलोत का, रामेश्वर डूडी को अपने पक्ष में करना, क्योंकि वो बीकानेर जिले के पूरे समीकरणों को कहीं ना कहीं बिल्कुल सांसद रहे हैं पहले। डूडी कई बड़े पदों पे रहे हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए पिछला। इस नाते वो जिस भी पद पे हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, कृपा के सिद्धांत के नाते हैं। तो उपकृत किया गया। हाँ, वोट कितने जुटा सकते हैं, क्योंकि नोखा एक ऐसी सीट रही है कि वहां किसी का कुछ पता नहीं चलता कौन कब किसको जिताता है। बड़ी बड़ी हस्तियां बिल्कुल। तो वहां एक किस्सा आता है कि धर्मेंद्र जब अपने चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे तो 2004 के अंदर नोखा इलाके में आके वो थक गए, बोले हम तो थक गए हैं, अब आप लोग संभालो। अरे कि आपको सांसद का, और डूडी ही सामने थे। तो ये इस तरह के किस्से इनको लेके चलते रहे हैं, लेकिन ये क्लियर है कि पायलट का खेमा वो छोड़ चुका। आपने बताया ये अपने मसूदा जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के विधायक राकेश पारिक सचिन पायलट के हनुमान कहलाते हैं। उन्होंने तो एक दिन ये कहा था कि खून का कतरा कतरा या चमड़ी का एक एक कतरा हनुमान के रूप में सचिन पायलट के लिए मैं समर्पित कर दूं, तो कोई वो नहीं है। और इसमें उन्होंने बड़ी जेनेटिक चीजों का भी इस्तेमाल किया कि अपने पिता की संतान हूं, ये वो सारी चीजें। बट उनका कहना बड़ा जायज है। अगर टेक्निकली इन चीजों को देखें कि जिला मुख्यालय तक जाने के लिए मसूदा से प्रभावी साधन नहीं है, सड़कें नहीं हैं, तो लोगों के लिए तो और मुश्किल हो गया, दूरी बहुत ज्यादा है। ऐसे में वो चाह रहे हैं कि हम अजमेर में ही रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार का विरोध करने के लिए किया जा रहा है। उनके मतदाता निश्चित तौर पे प्रभावित होंगे। ऐसे में वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? और ये समस्या दूसरी जगह भी आएगी, क्योंकि एक बात हम सुन रहे हैं, अनूपगढ़ को जो जिला बनाने की बात कर रहे हैं, बीकानेर जिले, बीकानेर के टुकड़े करके, तो उसमें रावड़ा, छतरगढ़, खाजूवाला, ये पाकिस्तान के बॉर्डर लगता है जिलों के। तो आप अगर एक नया इंटरनेशनल सीमा को अगर इस तरह से प्रभावित करते हैं, कई चीजें चेंज, ठीक है, तो कई चीजें चेंज होगी, आपको कई तरह की परमिशंस होंगी, उसके नेशनल और जियोग्राफिकल चीजें अगर बदलते हैं बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आपका जो पाकिस्तान का बुहावलपुर शहर है वो अभी तक तो ये है कि बीकानेर जिले की सीमा लगती है, गंगानगर की लगती है, अब एक और जिले की लगेगी। तो ये सारा चीजें छोटी नहीं है। तो अब पहले ये कहा कि हम 19 जिले बना रहे हैं, फिर ये कहा कि अभी 11 पे काम होगा, एक साथ नहीं। तो अब ये किस तरह, क्या, कब, क्यों, कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है।
तो चीजें एग्जीक्यूशन के लेवल पे भी महंगाई राहत कैंप एक अच्छा प्रयास है, लेकिन लोगों की मौत हो रही है गर्मी की वजह से। आप ये देखिए, लोग परेशान हैं। ये वही कांग्रेस है जो 2016 में नोटबंदी के समय ये आरोप लगा रही थी कि लोगों को परेशान, लाइनों के लिए परेशान कर दिया। वही कांग्रेस लोगों को लाइनों के लिए परेशान कर रही है। तो जबकि आपके पास आप अलग अलग कार्ड निकाल रहे हैं। मैं कांग्रेस बीजेपी की भी बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड है, पूरा डाटा ऑनलाइन है, जिसके पास भामाशाह कार्ड है ऑनलाइन है, जन आधार कार्ड है ऑनलाइन है, पैन कार्ड है ऑनलाइन, सारा कुछ ऑनलाइन है, आपने ई मित्र की व्यवस्था कर रखी है। तो इतना बड़ा खर्चा अगर प्रचार ही के लिए करना है तो लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए निश्चित तौर पे। और उनको याचक और दाता वाली जो भूमिका है वो राजनीति में बड़ी भारी पड़ती है, खास करके लोकतांत्रिक राजनीति में। सही बात है। आप अगर उसे याचक का भाव दिलाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है और उसकी पहली 3 लाइन जो लागू करने वाले हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वही इस तरह से अगर मान लीजिए कि परेशान हो रहे हैं तो इसके परिणाम 8 महीने तक इस टेम्पो को क्या कायम रख पाएंगे, 6 महीने तक सरकार जब तक कि चुनाव नहीं होते। ये बड़ी देखने वाली बातें हैं। भाजपा ने आज अपने जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं उनकी बड़ी मीटिंग ली है, एक कार्यशाला आयोजित की है चुनाव के लिए। उन्हें मंत्र दिए गए हैं कि जो सोशल मीडिया टीम में बड़ी बड़ी बातें चलती है कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है, इवन कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मानते हैं, उनकी स्टेटमेंट है। टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं जिसमें कंप्लीटली आज सोशल मीडिया के कई लोगों से बात हुई, अलग अलग जिलों से लोग जो आए हैं। एक कहावत है बहुत ही रोचक कि सोशल मीडिया आपको चुनाव नहीं जिता सकता, लेकिन सोशल मीडिया आपको चुनाव जीतते हुए दिखा सकता है, माहौल बना सकता है और जबरदस्त माहौल बना सकता है। तो इसमें स्ट्रेटेजी पे भी चर्चा हो रही है और उसमें खास करके एक ये स्ट्रेटेजी पे चर्चा हो रही है कि आपको काउंटर कैसे करना है। है ना, अभी तक वो है कि भी मोदी जी के रिट्वीट करने हैं, उनकी चीजों को प्रचारित करना है, लेकिन जब प्रतिपक्ष में होते हैं, ये काम तो ना केवल सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं, ये काम तो सांसद विधायकों को दिया हुआ है भाजपा ने कि मोदी जी का जो ट्वीट है उसे ना, वो तो देखो उनकी ड्यूटी में शामिल है, वो काम ही नहीं दिया गया उनको पहले से। और उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है, बाकायदा एक सेल बनाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है। कांग्रेस में सोशल मीडिया की जो टीम है वो निहायत कमजोर है, वो टेक्नोलॉजी तब आती है उनके पास में। मुझे याद है 2009 में बीजेपी ने लाइव शुरू कर दिए थे, तो ये आज से 14 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी साथ साथ डोंगल लगा के इस तरह से कुछ जुगाड़ करके, अब तो सैटेलाइट आपको अवेलेबल है, अब तो आपको हर जगह फाइबर लाइन अवेलेबल है, तो उनका फायदा। लेकिन ये जो काम हो रहा है ये है माइक्रो लेवल पे, क्योंकि जो दिल्ली से पोस्ट बन रही है उसे पता नहीं है कि इस गांव का टेस्ट क्या है। तो अब इनको जो काम दिया जा रहा है वो जा रहा है कि बूथ लेवल पे सोशल मीडिया कैसे मैनेज हो, लोगों की भावनाएं, जैसे राम मंदिर वाले मुद्दे पे किस तरह से आप कर सकते हैं, जो बीजेपी के बड़े अस्त्र शस्त्र हैं उनमें ये किस तरह से चमक लाके किया जाए। मुद्दे पुराने हो गए। टेक्नोलॉजी का मैं आपको एक जोरदार उदाहरण देता हूं। कांग्रेस ने अभी भी राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव कराए हैं और ऑनलाइन। इससे पहले ऑनलाइन चुनाव हुए थे, तो उसमें क्या हुआ कि घोटाला हो गया। आपको याद होगा सुमित बघासरा जी पेपर लीक से भी उससे जोड़ा गया कि किरोड़ीलाल मीणा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जिस व्यक्ति ने पेपर लीक किया है उसने यूथ कांग्रेस का जो इलेक्शन है उसे भी लीक किया है। लेकिन अब यूथ कांग्रेस का इलेक्शन वापस फंस गया है पेज। क्या हुआ है कि 10-11 लाख वोट कह रहे हैं ऑनलाइन हुए हैं। फरवरी के आसपास ये इलेक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ये बहुत चौंकाने वाली, बड़ा पसीना बहाया था यूथ कांग्रेस। आप देखिए कि अगर बैलेट से इलेक्शन होता है और एक लोकसभा क्षेत्र में अगर 15 लाख वोट पड़े हैं तो 2 दिन वोट गिनने में लगते थे, 24 घंटे मोटे मोटे, है ना। लेकिन 10 लाख इलेक्शन बैलेट से नहीं हुआ, ऑनलाइन हुआ, जिसका तत्काल रिजल्ट आना चाहिए। तो इस प्रक्रिया पे ही सवाल है कि वो फेयर होगी, क्योंकि ये आशंका थी कि सचिन पायलट खेमा जो है वो यूथ कांग्रेस के चुनाव में ऐसा रिजल्ट दे देगा जो सरकार के अगेंस्ट होगा। अब क्या हुआ है कि रिजल्ट रोक दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख वोट होल्ड किए गए हैं, 5 लाख के आसपास वोट जो है वो खारिज हो रहे हैं। तो इसमें वो है ना कि कुमार विश्वास नहीं, सॉरी, एक कवि हैं हरिओम पवार, उनकी लाइनें हैं कि यहाँ परीक्षा से पहले परिणाम सुरक्षित होता है और मिट्टी के मादों का भी सम्मान सुरक्षित होता है। यूथ कांग्रेस के, तो वो यूथ कांग्रेस में होता नजर आ रहा है निश्चित तौर पे। पहले खेल हुआ है इनके पेपर लीक से, बड़ा घोटाला जैसे आपने बताया,
और अब जो है ये एक कांग्रेस की टेक्नोलॉजी की स्थिति जब ये चुनाव चल रहा था तो यूथ कांग्रेस के एक किसी कार्यकर्ता से मेरी बात मिल गई थी। उन्होंने एक बहुत स्पष्ट कमाल की बात बताई कि जितनी मेहनत मैं एक वोट डलवाने में करता हूं, अगर कांग्रेस मुझे, यूथ कांग्रेस मुझे ग्राउंड पर वोट बनाने के लिए काम दे तो मैं उतनी देर में 10-20 वोट बना सकता हूं। जितनी मेहनत एक वोट, तो एक इतना लंबा प्रोसेस, एक जो जटिल प्रक्रिया है यूथ कांग्रेस। मैं ये कह रहा हूँ ऑनलाइन चलाओ, अगर हुए तत्काल रिजल्ट आना चाहिए। उस परिणाम को अगर रोका गया है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो नहीं। उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख वोट जो है वो खारिज हुए हैं। अभिषेक पूनिया जिनका जन्मदिन था, सचिन पायलट ने उनके जन्मदिन पे एक कारण ये है कि पायलट खेमे के जो विधायक है मुकेश भाकर, वो एक बड़ा दखल रखते हैं यूथ कांग्रेस में, जो ग्राउंड पर जो यूथ कांग्रेस तो यहाँ यही लग रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज की बिल्कुल, और ठीक चुनाव से पहले अगर पायलट ग्रुप वहां पर कमबैक करता है तो ये एक सरकार के लिए बड़ा साख का सवाल होगा। और यहाँ तक खबरें ऐसी भी हैं कि बड़े बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे यूथ चुनाव में रहा है। बिल्कुल रहेगा। वो तो नई पॉलिटिक्स जो आ रही है तो वो तो हमेशा रहा ही है। खास करके आप ये देखिए, कॉलेज इलेक्शन 2004 के बाद नहीं हुए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इलेक्शन। फिर लिंगदोह समिति की सिफारिशें आई 2010 से शुरू हुआ, तो उसमें यह साफ कहा गया कि कोई भी मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति इन इलेक्शंस में प्रचार नहीं करे, लेकिन कर रहे हैं सारे। नहीं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का आप इलेक्शन जो हुआ है आप उसे देख लीजिए ना, सरकार को किस तरह से यूथ कांग्रेस के जो पुराने पदाधिकारी थे, मुकेश भाकर का कैंडिडेट वहां पर जीत जाता है, एनएसयूआई का जो घोषित प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पर चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डर है सरकार में कि जो यूथ जनरेशन है, ये प्री बोर्ड है एक तरह का। जी आप ये देखिए, एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है, माली समाज लगातार आंदोलनरत है आरक्षण की मांग को लेके। एक व्यक्ति की जान भी गई है सुसाइड। हाँ, ये कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने सुसाइड, कथित तौर पे है, अभी तक ऑन रिकॉर्ड कई अधिकारियों वगैरह से बात हुई है तो नहीं आया। वो 1 करोड़ रुपए और परिजनों को नौकरी की मांग कर रहे हैं और रिजर्वेशन 12% ये मांग रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि वो नेशनल हाईवे जो है आगरा वाला, उसे नहीं खोलेंगे तब तक। तो देखो अब ये बड़ा धर्म संकट है अशोक गहलोत के सामने। हाँ बिल्कुल, उनके समाज का ही उनके खिलाफ विरोध है। हालांकि वो कहते रहे हैं कि समाज के वोट मुझे नहीं मिलते, मैं समाज से एकमात्र विधायक हूं, उनका ये दावा है। अविनाश गहलोत, हाँ वो बीजेपी में है, लेकिन वो ये कहते रहे हैं कि भी कांग्रेस में मतलब वो कास्टिज्म नहीं करते हैं अशोक गहलोत। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से एक प्रशासक के तौर पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। कल कांग्रेस से एक महंगाई राहत कैंप की हमने चर्चा की। काला डेरा में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे और जो पूर्व विधायक हैं और जो प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रुक्मणी कुमारी, गजब की तनातनी हुई। तो ये भी एक अलग तरह का आउटपुट है महंगाई राहत कैंप का। बिल्कुल, ऐसे कई तरह के आ रहे हैं। मदन दिलावर का आया, उसके अलावा कुछ ये भी देखने को मिला कि वहाँ पे लोग एक याचक की भूमिका में हैं, अधिकारी सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मेवाड़ का आया जिसमें फोटो उतार रही हैं एक महिला वहाँ पे कि ये जनता का कैंप है। बड़ी बात ये भी देखने को मिली थी कि रुक्मणी कुमारी को अशोक गहलोत ने खुद मंच पर बुलाया जब उन्होंने देखा कि रुक्मणी कुमारी मंच पर नहीं है और पूर्व विधायक पर इस तरह की बातों के आरोप। रुक्मणी कुमारी एक यूथ फेस हैं कांग्रेस का, प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। शशि थरूर से शशि थरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रोफेशनल कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ये इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी में अगर महिलाओं के साथ ये व्यवहार हो रहा है तो पार्टी किस और जाएगी। नहीं, उन्होंने नाराजगी साफ जाहिर की। रुक्मणी कुमारी वीडियो वायरल हुआ, यंग लीडर है और तुरंत उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वीडियो वायरल हुआ, धज्जियां उड़ा दी पूर्व विधायक की भगवान साय सैनी की आपका क्या रहा कि खुद सीएम ने मुझे यहाँ बोलने के लिए इनवाइट। चौमू अलग तरह के माहौल के लिए फेमस रहा है। बीजेपी में प्रवक्ता रामलाल शर्मा वहां से विधायक हैं, तो वो अलग माहौल विधानसभा में। तो वहां का एक स्वैग अलग है। चौमू जो है ना, तो सैनी जो है वो उसी वर्ग से आते हैं जिससे सीएम आते हैं। और तो ये सारी चीजें आप अलग तरीके से देख सकते हैं। रुक्मणी कुमारी को लेकर भी तमाम तरह की बातें की, जिस तरह से गहलोत ने उनको बुलाया, अशोक गहलोत ने, उनका कद, अशोक गहलोत को पता है कि वो सक्रिय हैं संगठन में उनकी, और वो लगातार हर एक कार्यक्रम में नजर आती रही हैं। ज्यादातर पायलट के जो ग्रुप हैं उनमें जब तक वो उनका प्रभाव था वो नजर आई। तो अशोक गहलोत अब हर उस व्यक्ति को साथ लेने की कोशिश, और वो हर कोशिश कर रहे हैं चौथी बार रिपीट करने के लिए। जो उनकी ओर से प्रयासों में कमी नहीं है। वो मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया को पहले दोष देते थे, अब वो मीडिया से अपील कर रहे हैं कि आप रिपीट करवाइए। तो ये चल रहा है राजस्थान में। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि महंगाई राहत में लोग इस भीषण गर्मी में जो परेशान हो रहे हैं, हर परिवार को वहां जाना ही है, टाइम पैसा खर्च करना ये वो, तो उससे कितना आउटपुट निकल पाता है ये देखने वाली बात। क्योंकि कई लोगों से बात हुई तो वो बड़े आहत हैं कि आप
101वीं यूनिट होते ही पैसे कट जाएंगे और 100 यूनिट तो बहुत कम है। क्योंकि अशोक गहलोत खुद जब दिल्ली में चुनाव प्रचार में गए थे 2020 में, तो उन्होंने कहा हमारी सरकार आई है तो हम 300 यूनिट देंगे, है ना। और आप यहाँ अपने ही राज्य में जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं, आप 100 यूनिट तक ही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसमें इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो 300 यूनिट राजस्थान में करेगी, और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर एक बड़ी प्लानिंग में जुटी हुई है कि किस तरह से हम राजस्थान को। और हाँ, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई आज एक बहुत अहम खबर मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि पीके ने ऑफिशियली अपने टीम को लॉन्च किया है। उन्होंने लिंक्स भेजने शुरू किए हैं। आईपैक जो उनका है, तो उसमें उन्होंने यूथ से आवेदन मांगे हैं कि अगर आप बदलाव करना चाहते हैं राजस्थान में तो हमसे जुड़िए। तो इससे साफ है कि पीके अगेंस्ट अशोक गहलोत आए हैं। बदलाव शब्द जैसे ही आया है तो प्रशांत किशोर जहां गए, वहां जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां बंटाधार बदलाव किया है। और इस बार पीके राजस्थान आए हैं। तो बातें तो ऐसी भी चल रही है कि अशोक गहलोत से उनकी एक छोटी सी अदावत भी है। जब कांग्रेस आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई थी, सोनिया गांधी से उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने एक बड़ा दस्तावेज है, तो पीके से जो डील कैंसिल करवाने का जो ठीकरा फूटा वो अशोक गहलोत पर फूटा। तो ये कहीं ना कहीं छोटी सी अदावत भी पीके की अशोक गहलोत मैं बताऊं सर आपको, 2018 के इलेक्शन के समय में जब मैं फील्ड में रिपोर्टिंग करता था, राजस्थान का जो मारवाड़ एरिया है वहां पे कभी राजपूत जो जाति के विधायक या कांग्रेस में बड़े नेता हुआ करते थे। खेत सिंह राठौड़ थे, नरेंद्र सिंह भाटी। तो अब उनके बाद कौन हो, तो ये एक बड़ा वैक्यूम खड़ा होने लगा। खुशवीर सिंह जोजावर रहे हैं 2 बार, तीसरी बार एमएलए हैं। उनके पिताजी भी पहले रहे हैं, कांग्रेस में आए थे, वो छत्रप नहीं बन पाए खुशवीर सिंह। नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जिनको कह सकते हैं कि इस इलाके में राजपूत लीडर थे। तो ऐसी एक सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। 2018 में मानवेंद्र सिंह कांग्रेस जो है वो ज्वाइन करते हैं, और मानवेंद्र सिंह जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो मानवेंद्र सिंह और राहुल गांधी का एक दोस्ताना रहा है। अशोक गहलोत खेमे को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी कि कोई भी ओवरपास करे, तो ऐसा बता रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह को अब बिल्कुल साइड लाइन ठंडे, मानवेंद्र सिंह ओवरटेक कर रहे थे बिल्कुल ओवरटेक नहीं, उनके रिलेशनशिप थे और उनको यहां से ज्वाइन नहीं करवाई गई थी, ना सचिन पायलट ना अशोक गहलोत, उनकी ज्वाइनिंग वहां से हुई थी। तो वो राहुल गांधी को सीधा राहुल कह के बात करते हैं। तो अशोक गहलोत टीम की एक बड़ी भूमिका रही कि किस तरह से मानवेंद्र सिंह का पॉलिटिकल जो है वो एक सिमट के रख दिया जाए। उनको सैनिक कल्याण बोर्ड के मामलों में दिया गया है, तो वो उसके मंत्री राजेंद्र गुडा है, उनका अपना एक अंदाज है, उनको पार्टी वार्टी से कोई वो लेना देना नहीं है। तो ये इनकी खासियत है ही कि यूथ अगर कोई आया तो फिर ये है कि लंबी पॉलिटिक्स आप या आने वाली जो पीढ़ी है उसके ये आड़ देंगे। पंवर जितेंद्र सिंह को लेकर भी इस तरह की बातें कही जाती हैं कि पंवर जितेंद्र सिंह अपने सॉफ्ट और उस हिसाब से चलते हैं, लेकिन गांधी परिवार से उनके जिस तरह के संबंध हैं वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हैं और उनकी बात सुनी जाती है। वो जो कहते हैं उसे, ये केवल एक उदाहरण नहीं है। कांग्रेस में आप देखिए दिव्या मदेरना एक फेस बन रही है, यूथ उनसे जुड़ रहे हैं, तो ये आड़ उनके आगे भी है। आप देखिए मुकेश भाकर, मुकेश भाकर के खिलाफ तो कैंडिडेट खड़ा हुआ था, बुर्डक जो पहले मंत्री रहे हैं उनका। तो ये सीधा तौर पे यूथ जो है उनकी एंट्री होते ही बुजुर्गों के राजनीति के लिए कहा जाता है कि जंगल के राज के अंदर जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापा मतलब देखा नहीं जाता, तो फिर उसका ये टारगेट रहता है कि कोई और वो मार्क करता है, चीजें करता है। तो ये पॉलिटिक्स में यही है, राजनीति का सिद्धांत है जी। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ चर्चा में फिर से जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।